नाउ आई नो कि 5 स्पोर्ट्स पॉडकास्ट के इस दूसरे एपिसोड को लाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, बट यार ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे होते हैं और ख़ास करके आईपीएल के टाइम पर तो इनको लेकर के आने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खैर, इस पॉडकास्ट में हमने बात की है जानवी महेंद्रू के साथ, जो कि इस आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक कंटेंट क्रिएटर के रोल में थी। शी इज़ एन एस्पायरिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक हमने टच किए। उन्होंने रिंकू सिंह की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी सुनाई। उसके अलावा टीम इंडिया की एशिया कप और वर्ल्ड कप स्क्वाड भी हमने डिस्कस की। और अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में आना चाहते हैं, खास करके जो लड़कियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एडवाइस और बहुत ही अच्छा सा एक ब्लूप्रिंट भी जानवी ने दिया है। और उसके साथ साथ कौन से खिलाड़ी थोड़े से फ्लर्टी होते हैं, क्या खिलाड़ी और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की डेटिंग का सीन होता है। बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो मैं आपका दिमाग खाना यहां पर बंद करता हूं और आपसे पॉडकास्ट में मिलता हूं। What's up people, welcome to another episode after a long time। सबसे पहले उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही आपके लिए और भी पॉडकास्ट एपिसोड लेकर के आऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा समय लग गया, बीच में आईपीएल हो गया। बट टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बिकॉज शी इज फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम लखनऊ, शी इज फ्रॉम लखनऊ, एन एस्पायरिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो कि इस समय काफी ज्यादा मेरे ख्याल से थोड़ी सी खाली चल रही है, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी। हेलो जानवी, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ गोइंग एंड मिसिंग आईपीएल, मिसिंग क्रिकेट। बीच में एक महीना काफी ज्यादा बिजी और अब एक महीना का पूरा गैप। जी, बिल्कुल सुफियान, देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आप जितना इन्वॉल्व रहो, आप उस स्पोर्ट से इतना मोहब्बत कर बैठते हो। और स्पेशली जैसे आप जानते हैं, हम लोगों का प्रोफेशन ऐसा है, हमेशा एक क्रिकेट से रिलेटेड एक चर्चा में रहते हैं, क्रिकेट के इर्द-गिर्द काम रहता है। और कहीं न कहीं आईपीएल काफ़ी मसरूफियत भरा गया, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हम काम कर रहे थे और टीम के साथ थे, हम उनका कंटेंट मैनेज कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो वो जो 1 से 2 महीना जो पूरी तैयारियाँ लगी रहीं, जो जितना दिमाग लगा रहा कि किसी तरीके से सीज़न बैंग ऑन जाना चाहिए। नई टीम है, नई फ्रैंचाइज़ है, लखनऊ शहर की टीम है, अपने होम सिटी की टीम है, तो इतना वहाँ पे उनको पूरी तरीके से सहयोग देना है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड वे में काम करना है। तो वो 1 से 2 महीने का जो टाइम पीरियड था, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लर्निंग रहा, काफ़ी कुछ सीखने मिला आईपीएल में काम करके। इट वाज़ लाइक अ ड्रीम जॉब। आईपीएल में काम करना सबके लिए एक ड्रीम होता है, तो वो मेरे लिए एक सपना था, ये जो आईपीएल गया है। लेकिन अब हाँ, अब क्योंकि आईपीएल खत्म हुआ है, तो लगता है ना कि इंडिया का त्योहार, तो इसे कहते हैं, तो अब थोड़ा-सा वो खालीपन लग रहा है कि यार आईपीएल खत्म हो गया। सो आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ आप थे। इफ यू कुड जस्ट टेल, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि क्या रोल था, क्योंकि आप अगर एलएसजी के पेज पे जाओगे तो आपको वहां पे जानवी की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑन द ऑफिशियल पेज ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ दे पाओ कि किस तरीके से आपको काम मिला, उसके बाद किस तरीके से आपका कितना मेहनत था, जो 30 सेकंड की रील हम देखते हैं उसके पीछे कितने घंटे का काम था। एक रील थी जहां पर आपने पूरे लखनऊ के सारे खाने दिखा दिए थे, भूख लगा दी थी उस टाइम पे। वो आपने बिरयानी से लेकर के और रत्ती लाल के खस्ते से लेकर के सब कुछ दिखा दिया था। तो उसमें कितना वक्त लगता है और क्या सीखने को मिला और कितना मतलब डिफिकल्ट आपके लिए रहा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी कार्य आप आईपीएल के इर्द-गिर्द करते हो, चाहे वो आपका ऑपरेशंस हो, चाहे वो आपका कंटेंट हो, चाहे वो आपके मीडिया का काम हो, चाहे वो आपके लॉजिस्टिक्स का काम हो, हर काम आईपीएल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भरी लीग होती है और बहुत बड़ी लीग है। तो इसके साथ जुड़ने के साथ बहुत ज़िम्मेदारियाँ आप पे आ जाती हैं। जब मैंने भी लखनऊ सुपर जायंट्स हाल ही में जॉइन किया था, तो सबसे पहले तो काम सीखने में, समझने में कि कैसे क्या काम होता है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया था। लेकिन क्या कहते हैं, मेरी जो कंपनी थी, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम कर रही थी, वो कंटेंट मैनेज कर रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो उन्हीं के साथ हम जुड़े हुए थे, उन्हीं के साथ मिलके हम काम कर रहे थे और सीज़न से 2 से 3 महीना पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर आपको यस। लगता है कि जब आईपीएल चल रहा है, ये तभी तक का काम है, तो तब तक का काम नहीं है। आपको सीज़न से पहले ये सोचना होता है कि आपके पेज की जो रीच है वो किसी तरीके से डेड ना हो। स्पेशली कंटेंट में बहुत दिमाग लगाना होता है, क्योंकि आपके सारे स्पॉन्सर्स हो गए, आपके जितने भी क्रिएटिव्स जाने हैं सोशल मीडिया पे, आपको कैसे अपने प्लेयर्स को दिखाना है,
वो सब कंटेंट टीम के अंडर का काम होता है। तो कंटेंट बेसिकली एक वो चीज हो जाती है जो आपके स्पॉन्सर्स को कितने अच्छे से दिखा सकती है, आपके प्लेयर्स को कितने अच्छे से दिखा सकती है, वो सब कंटेंट का काम होता है। तो मेरा काम 2 से 3 महीने पहले से शुरू हो गया था एलएसजी के साथ। हाँ, वो तो लखनऊ। मैंने देखा था। हाँ। वो तो हम लोग देख ही रहे थे इंस्टाग्राम पे कि किस तरीके से जी काम चल रहा था, और क्योंकि नई टीम थी तो थोड़ा सा और होता है ना कि एक बार आपकी रीच बन जाती है, फिर दूसरी आपकी अगर कोई नई टीम आती है तो फिर उसको वहां से नीचे से काम शुरू करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल भी एक बिल्कुल। नया क्योंकि एक्सपीरियंस आप ये रहता है टीम सुनो, के लिए कि इंस्टाग्राम पे अगर आप आरसीबी का फैन बेस देखो, सीएसके का फैन बेस देखो, तो कितना यस। ह्यूज फैन बेस है उन लोगों का, क्योंकि उनके पास ऐसे की प्लेयर्स भी हैं कि उनके पास वो फैन बेस नेचुरली आ जाता है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ कोई एज सच विराट और एमएसडी जैसा स्टार प्लेयर नहीं है, राइट। और यस। एक ऐसी टीम को नए सिरे से बिल्डअप करना, लोगों को ये बात जनवाना कि लखनऊ जैसे शहर है, एग्जिस्ट करता है और इसकी भी एक टीम है, तो ये भी बड़ी बात थी। तो बहुत मेहनत लगी, बहुत काम हुए, बहुत कंटेंट लिखे जाते थे, बहुत टाइम इंटरनेट पे बिताया जाता था, बहुत आइडियाज के लिए दिमाग लगाया जाता था, तब जाके कंटेंट प्रोड्यूस होता है। वो जो 30 सेकंड की रील आप देखते हैं, उस पे पीछे लगभग लगभग अगर आप देखो तो हफ्ते भर की डेडिकेशन होती है, जो आप सर्व करते हो कि आप एक दिन ऐसा वीडियो आउटपुट में लेके आओ। तो मेहनत बहुत ज्यादा है सूफियान कंटेंट में। फिजिकल नहीं है बट मेंटली तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पूरे टाइम इंटरनेट पे सर्फ करना पड़ता है कि इससे क्या चीज निकाली जा सकती ठीक है। और उसके बाद आईपीएल हुआ, आईपीएल में लखनऊ क्वालिफायर्स तक गई, फिर ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस भी हार गई फाइनल में, तो आपके लिए दोहरा हार्ट ब्रेक हो गया। बट उसके है। बाद एक एक महीने का गैप मिला, बीच में आप एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में भी गई थी, जहां पर आपकी मुलाकात रिंकू सिंह से हुई, मोहसिन खान से हुई। तो उस इंटरेक्शन के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा यंग सुपरस्टार्स, क्योंकि मैं तो रिंकू सिंह को मानता हूं कि ही शुड हैव बीन इन द इंडियन टी20 टीम एज वेल, हो सकता है उनको एशियन गेम्स में जाने का मौका मिले। उस वक्त एक ऐसी हवा थी कि लग रहा था कि अब रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, इनको तो टीम में आना है। आपने वहां पर ये बोला भी था कि आप जल्दी इंडियन टीम में खेलते हुए भी दिखाई देंगे। तो उस इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए कि रिंकू सिंह से क्या वाइब्स आपको मिली, क्या उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, और उनके बारे में ओवरऑल आपको क्या लगता है, उनके क्या वो इंडियन टीम में होने चाहिए थे, अब तो नहीं है, तो आगे कितनी देर में आपको लगता है उनको खेलने का मौका मिलेगा? सुफियान, ये जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था एनडीटीवी की तरफ से, तो हम एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहाँ पे इनवाइट किए गए थे इन लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि एनडीटीवी ने हमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रिकग्निशन दी। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमारे साथ वहाँ पे थे रिंकू जी, जो स्टार थे, मोहसिन अपने ऑफकोर्स मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, वो थे, मोहम्मद कैफ थे, तीनों ही लोग यूपी के थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश उम्मीदों का जी। देश उनकी कॉन्क्लेव थी। तो सभी लोग अपने यूपी के थे, लेकिन स्टार प्लेयर अगर पूछे तो रिंकू थे वहां पे। और रिंकू सिंह से मेरा बहुत अच्छा, बहुत स्वीट इंटरेक्शन हुआ था। और मेरे ख्याल से मैंने उनसे जिस टॉपिक से रिलेटेड बातें करी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, वो ज्यादातर ऑफ द फील्ड था सुफियान, क्योंकि उनके हम्म। क्रिकेट के तो काफी चर्चा है ही है हर जगह पे कि उन्होंने कैसे आके 5 छक्के मार दिए और उन्होंने कमाल कर दिया। रिंकू सिंह आके, अभी उनका हाल ही में मैं यही देख रही थी कि उनका एवरेज इतना बढ़िया रहा है, 40-40 प्लस का एवरेज से खेले हैं पूरे आईपीएल सीजन में, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है आके मिडिल ऑर्डर में। हमेशा एक फिनिशिंग रोल निभाया है, कितने 50 मारे हैं और कैसे मतलब खूबसूरती से रिंकू सिंह ने खेला है, उसकी चर्चा है। लेकिन साथ में जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ जिनको ये बात नहीं पता है, रिंकू सिंह ने अपने शहर में अपने बच्चों के लिए, जो वहाँ उनके गांव के बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशली एक हॉस्टल खुलवाया है, जहाँ पे उनकी क्रिकेट की फीस हो गई, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, सब चीजें रिंकू सिंह ने अपनी आईपीएल की फीस जो उनको मिलती है, वो पैसा उनके हॉस्टल में इन्वेस्ट किया, और वो बच्चों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत मिनिमल रेट्स में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके लिए कोचेस आएंगे, उनको क्रिकेट जो उनका एक सपना होता है, जो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, कितने गांव में कितने लोग हैं जो क्रिकेट के लिए दीवाने रहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए वहां पे वो हॉस्टल लेके आए हैं। तो कहते हैं ना कि आप शोहरत कमा लेते हो, पैसे कमा लेते हो, लेकिन इज्जत बहुत कम लोगों को मिलती है, और शायद से मेरी नजरों में रिंकू सिंह ने वो इज्जत कमाई है।
और ऐसा नहीं है कि रिंकू मतलब बहुत सीजन प्लेयर हैं, कुछ 30-35 साल के हैं और 12-12 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं। ये उनका मेरे ख्याल से पहला प्रॉपर सीजन था जहां पर वो शुरुआत से प्लेइंग 11 में फीचर कर रहे थे। उसके जी पहले भी जो 2022 का जो मेगा ऑक्शन था उसमें भी मेरे ख्याल से उससे पहले उनको 85 लैक्स में खरीदा था, और उसके बाद शायद मेगा ऑक्शन में 50 लैक्स में खरीदा था। तो 1 करोड़ भी उन्होंने टच नहीं किया है अभी तक अपने आईपीएल की फीस में। होपफुली आगे जाते हुए बहुत बड़े बड़ी रकम उनको मिलेगी, बट राइट नाउ ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंडिया प्लेयर हैं, ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, तो दैट मेक्स इट इवन मोर कमेंडेबल कि आपने मतलब अभी तो ऐसा होता है ना जब नया नया आदमी देखता है कि लाओ यहाँ खरीद लूँ, वहां खरीद लूँ, बीच हाउस खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बट जिस तरीके से बहुत मतलब बहुत बड़ी सैलरी पेपर्स उनका नहीं है। तो उसके अलावा जो उसके बाद जो वेस्ट इंडीज की टीम अनाउंस हुई उसमें आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट लगा, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पर भी डाला था कि वाई नो रिंकू सिंह, और सेम यही क्वेश्चन हर कोई पूछ रहा था कि वाई नो रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह के साथ वहां जितेश भी नहीं है, वो भी एक थोड़ा सा शॉकर था मेरे लिए। मुझे लगता था कि जितेश भी उसमें हो सकते हैं। 4 स्पिनर्स इंडियन टीम लेके जा रही है, अक्षर, कुलदीप, यूजी एंड बिश्नोई। गुड टू सी बिश्नोई बैक, वो भी हमारे लोकली हैं, उनको तो एशिया कप के बाद थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दिया गया था, बट ही इज बैक इन द T20 सेटअप। तो रिंकू और जितेश के ना होने पे क्या आपका ओपिनियन है? जी, मेरे को थोड़ा शौक लगा था। अभी हालांकि मेंस चीफ सिलेक्टर बने हैं अजीत जी हमारे, और वहीं पे जो भी पैनल डिस्कशन रहा होगा उनके और उनके जितने भी कलीग्स हैं उनके बीच में, मुझे ये चीज कहीं ना कहीं फील हो रही थी कि रिंकू सिंह की जो कॉल मैच हुई गई थी वो तिलक वर्मा के साथ हुई गई थी, और इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो उनको टीम में इन्वॉल्व नहीं किया गया। जितेश शर्मा विकेट कीपिंग में, मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, पता नहीं कितने लोग इस बात को अग्री करेंगे नहीं करेंगे, ईशान किशन का इन्वॉल्वमेंट मुझे खटका हुआ। आप अगर उनकी पूरी परफॉर्मेंस आईपीएल में भी देखो तो ईशान किशन की बहुत ज्यादा खास नहीं रही इस आईपीएल में, कोई परफॉर्मेंस उनकी खास नहीं थी। ऑन दी अदर साइड अगर आप तिलक वर्मा को देखो तो उनकी ठीक रही, वो कॉल मुझे नहीं खटकी वहां पे कि चलो ठीक है तिलक वर्मा को सिलेक्ट किया गया एज अ जूनियर, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जो मुंबई इंडियंस के सीनियर्स को आके निभानी चाहिए थी, तो मुझे उनका वहां पे नहीं खला। लेकिन आप ये देखो, ऋतुराज गायकवाड़ की भी बहुत बातें हो रही थी कि उनको भी नहीं सिलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद चर्चा में रिंकू सिंह आए, उनको भी नहीं सिलेक्ट किया गया। आप ईशान किशन के ओवर अगर कंपैरिजन करते तो कहीं से भी रिंकू सिंह कहीं से कम इंफीरियर नहीं थे, ही वॉज अ मच बेटर ऑप्शन। आपको जब पता है आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 तक के सॉर्टेड है, तो उनकी जगह पे अगर आप तिलक वर्मा को लेके आ रहे हो, आपको वैसे भी एक बैकिंग मिल रही है इंडियन टीम, तो क्यों नहीं आप टेल एंडर में या फिनिशिंग रोल के लिए रिंकू सिंह को एक अपॉर्चुनिटी दो, जिन्होंने सेम अपॉर्चुनिटी केकेआर के लिए निभाई है। और बहुत लोग इस बात पे विवाद करते हैं कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक आप देखिए, तो मैं डोमेस्टिक के लिए ये कहना चाहूंगी, तो फिर डोमेस्टिक तो तिलक वर्मा का भी देखना चाहिए ना, उनके डोमेस्टिक भी आप फिर देखते, अगर इतना ही था डोमेस्टिक देखना तो ईशान किशन का भी फिर आप देखते। नहीं, तिलक और रिंकू का तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छा था। जो उनका विजय हजारे था, जो उनका सैयद मुश्ताक अली था, वो भी अच्छा था, उसमें भी कोई एग्जैक्टली, बुराई नहीं तो थी। वही मुझे लगता था और कि रिंकू को जरूर मौका देना चाहिए था एक वहां पे। एक चीज जो मुझे लगता है जो इंडियन मैनेजमेंट गलती कर रही है, अगर वो कर रहे हैं, अब वो जब T20 सीरीज होगी, पहले तो टेस्ट है, फिर ओडीआईज है, फिर T20 है, जब T20 सीरीज होगी तब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो तिलक वर्मा को देख रहे हैं एट नंबर 6, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड कॉल। ठीक है, उन्होंने नंबर 5 पर इस साल आईपीएल में अच्छा किया, उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई, लास्ट ईयर उनके स्पिन का गेम अच्छा था। और ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बोला था, जो एमआई का हम लोग ने ऑप्शन किया था, और शायद हम लोग ने भी बात की थी इस जी बारे में किसी वीडियो में, कि तिलक को आप नंबर 4 पर, जो आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए, जो काम आपके लिए ऋषभ पंत करते थे जब आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे उनके अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से पहले, तो आपको जो फिनिशिंग की स्किल है वो रिंकू सिंह एक अलग स्लॉट के लिए compete कर रहे हैं, और तिलक वर्मा एक अलग स्लॉट के लिए compete कर रहे हैं। अब आप दोनों को एक ही स्लॉट पे compete करा रहे हो, तो मेरे ख्याल से अगर तिलक वर्मा को आप 5 मैचेस दोगे, नंबर 6 पे मान लो आपने दिए, उनसे नहीं फिनिश हुआ, तो फिर उनको भी आप फिर बाहर का रास्ता ही दिखाओगे, तो जबकि उनका वो काम नहीं है।
उनका काम है नंबर 4 पर आकर के जो लेफ्ट हैंड वैरायटी जो आपके वनडे स्क्वाड में भी नहीं है ऋषभ पंत के जाने के बाद, तो मेरे ख्याल से अगर ये करती है मैनेजमेंट तो दैट विल नॉट बी द राइट डिसीजन। और तिलक के लिए वो रिंकू तो खैर टीम ही में अब नहीं है तो उनके लिए क्या राइट डिसीजन, और फिर तिलक के लिए भी वो राइट डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हार्दिक ऑल्सो प्रेफर्स टू बैट, आप जो आईपीएल में हमने देखा, और अब वो इंडियन टीम में भी T20 टीम में भी 6 से धीरे धीरे नंबर 5 पे आ गए हैं। आई थिंक ही वांट्स टू बैट अप, उनकी जो इंजरी थी, प्लस ही इज ऑल्सो अ गुड स्पिन हिटर, वो आते हैं स्पिन पे हमला करते हैं, फिर जब वो सेट हो जाते हैं तो पेस को भी अच्छा खेलते हैं। अब उनकी इंजरी के बाद से जो भी रहा। बात ये थी कि अगर आप देखो तो यहाँ पे तुलना तिलक वर्मा की और रिंकू सिंह की इस वजह से नहीं की गई क्योंकि इनके जॉब मतलब जो जॉब रोल्स थे वो अलग थे, है ना। उनका जैसे आपने कहा कि तिलक वर्मा और रिंकू सिंह का एकदम ही अलग है परफॉर्मेंस। अगर आप देखो तिलक वर्मा को आप ज्यादा गेंद दो उतनी बेहतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुलना इसलिए तिलक वर्मा के साथ आ गई क्योंकि अननेसेसरली ईशान किशन को वहां पे ले आया गया उस पोजीशन पे, जो कि तिलक वर्मा को जानी चाहिए, और वहां पे ईशान किशन आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन का कहीं से जस्टिफाइड था टीम में इंक्लूड हो। आप उनको मे आई बी थिंक ईशान ले किशन की सकते जगह हो। आप जितेश को ले सकते थे एज अ बैकअप कीपर, क्योंकि संजू आपके पास ऑलरेडी है। एग्जैक्टली, अब संजू को तो आपको खिलाना पड़ेगा, अब उनको तो कभी आपने रेगुलर खिलाया ही नहीं। तो अगर एग्जैक्टली। आप संजू को एज अ फर्स्ट विकेट कीपर लेकर के जाते, ईशान किशन की जगह आप जितेश को लेकर के आते एज अ बैकअप कीपर, और जो 4 स्पिनर आप 3 रिस्ट स्पिनर का क्या काम है 15 मेंबर स्क्वाड में, कुलदीप, चहल और विष्णु, ये तीनों में से एक को तो आपको हटाना चाहिए था, और उनकी जगह आप रिंकू को लेकर के आते, तब आपके 3 स्पिनर, 4 पेसर्स और 2 बैकअप कीपर आपके होते और बाकी आपके ऑलराउंडर्स और बैट्समैन होते, तो वो एक परफेक्ट स्क्वाड होती। लेकिन आपने तो 3 रिस्ट स्पिनर रखे, फिर अक्षर पटेल भी आपके पास हैं, फिर आपने ईशान किशन को भी रखा। अब उन्होंने आईपीएल में कुछ अच्छी इनिंग जरूर खेली थी, लेकिन अब वही बात है कि रिंकू से अच्छा आईपीएल तो उनका भी नहीं गया था, और उससे पहले वो आप डबल अक्षर सेंचुरी के बाद पटेल से को तो। एज अ फिनिशर कैसे कंपेयर कर सकते हो रिंकू सिंह के कंपैरेटिवली, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अक्षर पटेल रखना भी है क्योंकि बैटिंग डेप्थ आती है, प्लस ऑफ कोर्स स्पिन का ऑप्शन लाते हैं, अगर आपको वैसे तुलना भी करनी है तो आपको प्योर बैट्समैन के तौर पे मुझे लगता है कि जब आपके पास विकेट कीपिंग ऑप्शन है टॉप पे, संजू सैमसन बैठे हैं, खुद कप्तान ने राजस्थान रॉयल्स के लिए किया है, तो जब वो बैठे हुए हैं तो ईशान किशन का वहां पे मुझे रोल नहीं समझ आता। आप बैटिंग डेप्थ देना चाहते हो, आपकी टीम में अक्षर पटेल, हाल के ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या आपके पास ऑलराउंडर बैठे। आप जब आपके पास नीचे टेल एंडर पे आपके ऑलराउंडर हैं आपके पास, और टॉप पे फिर सैमसन जैसे अगर संजू है, संजू चल जाए तो बहुत अच्छे हैं, उनकी बस कंसिस्टेंसी थोड़ी दिक्कत रहती है, राइट। वो ऐसे बैठे हुए हैं आपके पास बैट्समैन, तो क्यों आपने वहां पे रिंकू सिंह को क्यों नहीं जगह दी। आप उनको अगर प्योर बैट्समैन के तौर पे भी वहां पे ले आते और एडजस्ट कराते रिंकू सिंह को, आपकी बैटिंग डेप्थ तो ऑलरेडी अच्छी खासी थी। राइट। तो रिंकू सिंह का अब शायद एशियन गेम्स में सिलेक्शन होगा, जो कि साइमल्टेनियसली खेला जाएगा, एशिया कप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज है, एंड देन वी हैव वर्ल्ड कप हैपनिंग इन इंडिया। तो वर्ल्ड कप के लिए आपके कोई प्लान्स हैं अभी, क्या करना है वर्ल्ड कप में, कैसे करना है, कहाँ अप्लाई किया है, कहाँ जाना है? सुफियान, वर्ल्ड कप के लिए काफी प्लान्स है, लेकिन यही है, चीजें जब तक हो ना जाए तब तक बताई नहीं जाती हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा उसूल रखना चाहिए। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप के लिए आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट अभी तो। बहुत जल्दी जो है आपके फॉलोअर्स को, या जो हमें देख रहे, जो हमें भी फॉलो करते हैं, उनको पता लग जाएगा कि वर्ल्ड कप के लिए हम किधर होंगे। बट उसके लिए अभी है कुछ मंसूबे जो कि नहीं बताए जा सकते। लेकिन टीम तो बता ही जा सकती है। फिलहाल श्रेयस अय्यर इंजर्ड चल रहे हैं, केएल राहुल की का कुछ पता नहीं है, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड चल रहे हैं, उनका बताया जा जसप्रीत रहा है कि शायद। बुमराह कौन है, पहले आप हमें ये बताइए। हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं बुमराह को। अब हमें याद नहीं है वो गेंदबाज बुमराह, वो हमें याद नहीं है हमको। देखिए, जैसे इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि बुमराह को जो लास्ट ईयर जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट चली है, लास्ट ईयर आपके सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट चली है, मतलब दैट वाज, मतलब बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे आई कैन पुट इट, और भी वर्ड्स है दिमाग में, आई डू नॉट वांट टू से देम। बट देखिए, आप पहले ध्यान रखो कि बुमराह आपके इंग्लैंड में इंजर्ड हुए थे, उसी टाइम पे प्रसिद्ध कृष्णा भी इंजर्ड हुए थे, जब इंग्लैंड आप वन ऑफ टेस्ट खेलने गए थे, फिर आपने 3 ओडीआईस खेले थे वहां पे।
उसके बाद बुमराह इंजर्ड होते हैं, आपने बताया, पहले तो आपने बताया कि इंजर्ड है, एशिया कप में आ जाएंगे, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। फिर एकदम ही से हर्षल पटेल इंजर्ड हो गए, मतलब आप सीक्वेंस समझो, फिर हर्षल पटेल पता नहीं कहाँ से इंजर्ड हो गए, वो तो मिस्ट्री बन गई कि वो कहाँ इंजर्ड है क्या है। फिर आप जो है एशिया कप जाते हो विदाउट बुमराह एंड विदाउट हर्षल पटेल, वहां पर जडेजा कुछ खेलने कूदने में उनके नी में इंजरी हो जाती है कि वो कुछ वाटर डाइविंग करने गए थे फुटबॉल वहां हाँ उनके, क्या हाँ हाँ। वहां इंजरी हो गई थी वाटर पार्क में शायद उनके, वो आपके जी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, आवेश खान के बुखार आता है, आपको याद होगा हांगकांग वाले मैच में जब उन्होंने 53 रन दिए थे, तो ये नहीं बोला गया था कि भाई हमने इनको इतना मौका दिया, अब ये थोड़ा आराम करेंगे, अब इनको इनकी जगह हम किसी और को देखेंगे बिकॉज ही इज नॉट इन गुड रिदम। उनको बताया गया कि आपके बुखार आ गया है, और वो बुखार अब उनका उतरा है, वो एकदम ही से T20 टीम में वापस आ गए वेस्ट इंडीज की टीम में, अब उनका बुखार उतर गया है 1 साल के बाद एकदम ही से। उसके बाद आप एशिया कप खेलते हो, फिर रवि बिश्नोई जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेकेंड मैच में अच्छा किया था, उनको आपने T20 टीम से ड्रॉप किया। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 T20 आपको खेलने थे, आप उमेश यादव को पता नहीं कहां से लेकर के आ गए थे उस सीरीज में। अफ्रीका के खिलाफ था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि दोनों सीरीज बैक टू बैक थी। आप उमेश यादव को T20 सेटअप में ले आए थे आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर। और उसके बाद बुमराह को आप जबरदस्ती वापस लेके आए कि एक एक मैच छोड़ के खिला लेंगे वर्ल्ड कप में, पहले पाकिस्तान के खिलाफ खिला लेंगे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिला लेंगे, फिर हम तो सेमीफाइनल पहुंच ही जाएंगे तो सेमीफाइनल में खिला लेंगे। वो उनकी बैक बोल गई बिकॉज ही वॉज नॉट फिट, उनकी बैक वहां बोल गई। उसके बाद जडेजा भी बाहर हो गए, उसके बाद आपके हर्षल पटेल फिट होकर के आए, आप उनको वर्ल्ड कप में लेकर के गए, आपने उनको एक भी मैच नहीं खिलाया बिकॉज ही वॉज नॉट फिट। आप सिर्फ जगह भरने के लिए उनको ले गए थे, आपके 15 प्लेयर्स भी पूरे नहीं पड़ रहे थे। फिर आप वहां से बांग्लादेश जाते हो वर्ल्ड कप में, जब आप हार गए फिर आप बांग्लादेश गए, वहां पर दीपक चहर 4 ओवर बाद इंजर्ड हो गए। कुलदीप सेन जो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर थे, उन्होंने डेब्यू किया, अपने डेब्यू मैच में वो 3 ओवर के बाद इंजर्ड हो गए, एनसीए अब चले पता गए। है, इतने इतने लोग एनसीए गए हैं हाल ही में सुफियान, कि रवि शास्त्री जी का स्टेटमेंट था कि एनसीए लग रहा है दूसरा घर बन चुका है क्रिकेटर्स के लिए। तो ये हालत थी। तो काफी इंजरी हो रही है, लेकिन सुफियान इसके पीछे इंजरी का ये जो मसला आ रहा है, स्पेशली हम लोगों ने पेसर्स में देखा है ज्यादा इंजरी प्रोन होते हैं। तो मुझे एक चीज ये नहीं समझ आती कि क्या फिटनेस लेवल की वजह से, चलो पेसर्स का छोड़ो, अगर आप, क्या आप ये जो इतनी इंजरीज देख रहे हो प्लेयर्स में हाल ही में 1 साल से लेकर आईपीएल में जो हमने ये सब चीजें देखी हैं, ये क्या एक फिटनेस का मसला आपको लगता है, कि आपको ये लगता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये जो आ रही है बार बार रीअकरेंस हो रहा है? क्योंकि लिटरली जब ये रवि शास्त्री ने स्टेटमेंट कहा था कि अब लगने लगा है कि ये सारे प्लेयर्स का घर बन चुका है ना, आप देखते हो आधे से ज्यादा वहीं पे ट्रेन करते रहते हैं, वहीं पे अपने रिहैब कर रहे हैं, वहीं पे इंजरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ठीक होके आते हैं, फिर एक टूर्नामेंट खेलते हैं, फिर इंजरी प्रोन हो जाते हैं। तो ये मसला क्यों बार बार अपने इंडियन प्लेयर्स में दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा करी, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं, इंडिया को अपने की प्लेयर्स की जरूरत है। हालांकि जो बड़े नाम है उनको T20 उससे सीरीज से हटा दिया जाता है, अगर आप गौर करो उनको ओडीआई टेस्ट तक सीमित रखा जाता है, लेकिन जो अपने यहाँ के यंग प्लेयर्स हैं, यंग, ठीक है, वो तक के आप देखते हो एनसीए में पड़े रहते हैं आधे से ज्यादा टाइम। देखिए इसका जवाब तो खैर बीसीसीआई या जो ऑफिशियल्स हैं उनको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना चाहिए था, बट अब जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो होती नहीं है हमारे यहाँ, तो हम लोग सिर्फ मेरे ख्याल से कयास ही लगा सकते हैं, गेस वर्क ही कर सकते हैं कि हाँ ये हुआ होगा वो हुआ होगा। बट देखिए बुमराह को तो आपने रश किया था, और उनको आज से नहीं काफी लंबे वक्त से मैं काफी देख रहा हूँ टाइम काफी से है, सारे तो लोगों का। बुमराह हर जगह थे, बुमराह मुंबई के लिए भी थे, बुमराह इंडिया के हर मैचेस में थे, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं वो, तीनों और फॉर्मेट के उन्होंने प्लेयर। पिछले मेरे ख्याल से अपनी इंजरी तक सबसे ज्यादा ओवर डाले हैं पूरी दुनिया में इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आईपीएल आप हटा दो, मतलब दैट इज द स्टैट। तो आप एक ऐसे अपने बॉलर को इतने ज्यादा ओवर्स आपने कराए, जब हम इंग्लैंड में थे 2021 में, तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने बॉलिंग की थी उस सीरीज में। उसके बाद आपने उनको रश किया,
जब आप रश करोगे एक बैक इंजरी को, श्रेयस अय्यर ने खुद को रश किया, आप देखो मतलब वेरी अनलकी फॉर श्रेयस अय्यर, उनका 2021 का आईपीएल मिस हुआ, वहां से उनकी डीसी की कप्तानी चली गई। उसके बाद वो केकेआर में आए, एक सीजन उन्होंने खेला, फिर वर्ल्ड कप ईयर में फिर दूसरा सीजन उन्होंने मिस कर दिया, और उन्होंने भी अपनी इंजरी काफी लंबे वक्त तक निगलेक्ट की, उनकी बैक इंजरी थी। तो इसमें कई चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो मुझे लगता है द प्लेयर्स आर नॉट रियली सिक्योर, क्योंकि आप मतलब कभी भी किसी को भी बाहर कर सकते हो, इस तरीके का होगा। और दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि इंजरी से आप प्रॉपर उनको रिकवर होने नहीं देते हो। कुछ प्लेयर जल्दी आ जाते हैं, जैसे जो सेलेक्टर थे चेतन शर्मा, उनका जो लीक वो था, स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें उनको उनकी बात को थोड़ा गलत परसीव कर लिया गया कि इंजेक्शन लेकर के प्लेयर्स आ जाते हैं। उस पर भी मैंने वीडियो की थी कि वो इंजेक्शन ही वाज नॉट रेफरिंग टू स्टेरॉइड्स जो इलीगल है, इंजेक्शन ही वाज रेफरिंग टू पेन किलर्स, कि आप भाई अपनी फ्रेंचाइजी के वहां ट्रेन करते हो या अपने पर्सनल डॉक्टर्स के साथ ट्रेन करते हो, बिकॉज दीज गाइज आर रिच, दे हैव द मनी टू हायर प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। तो वहां पर आप पेन किलर्स लेकर के मैच खेलने आ जाते हो, बिकॉज फिर ये भी आता है कि आप कितने सिक्योर हो अपनी पोजीशन को लेके। चाहे दीपक चहर को आप देखो, वो आईपीएल में फिर इंजर्ड हो गए थे। आई मीन सीएसके ने कैसे मैनेज किया है, अगर धोनी वहां पर कैप्टन ना होते तो बहुत उनको प्रॉब्लम होती। मुकेश चौधरी जो कि लास्ट ईयर आए थे, वो इंजर्ड थे, इस साल वो आईपीएल में नहीं खेले। राज अंगद बावा जो पंजाब में थे, उनको मैं उनसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। आई वाज थिंकिंग कि शायद तिलक वर्मा की तरह ही कुछ उनसे भी परफॉर्मेंस देखने को मिले, वो भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो आप एक हार्दिक का बैकअप भी ले देख सकते हो। वो इंजर्ड हो गए। तो और कुछ प्लेयर्स आप देखो, दे आर एक्सट्रीमली फिट, लाइक मोहम्मद शामी, लुक हाउ फिट ही इज, वो तो पर्पल कैप जीत गए इस साल। उसके बाद वो WTC भी चले गए, अब उनको रेस्ट दिया गया। ही वॉज बॉलिंग कंटिन्यूसली, होम टेस्ट वो खेलते हैं, अवे टेस्ट वो खेलते हैं, T20 फॉर्मेट में वापसी की, आईपीएल खेला, वही सीम वही स्विंग, हर मैच में 4 ओवर ट्रैवलिंग, एंड ही इज नॉट सम यंग गाय की 25-26 साल के हैं। आई थिंक इज 33 नाउ। तो बिल्कुल, आप उनकी मोहम्मद फिटनेस शमी का देखो। तो बहुत ही काबिले तारीफ था सुफियान। जिस तरीके से एक सीनियर गेंदबाज, सबसे ज्यादा तजुर्बेदार, सबसे ज्यादा सीनियर गेंदबाज गुजरात टाइटंस के लिए रहे हैं। और मोहम्मद शमी, आप ये देखो, आप उनको डेथ में डलवा लो, आप उनको नई गेंद से डलवा लो, उनकी परफॉर्मेंस हर जगह रही है, हर जगह रही है मोहम्मद शमी की। और एंड दैट गुजरात इज ड्यू टू हिज फिटनेस ना, उनकी फिटनेस है बहुत वहां बढ़िया, पे इसी वजह बहुत से। ही बढ़िया उनकी फिटनेस। और मुझे अभी भी पता है, मुरादाबाद में इनका घर है मोहम्मद शमी का। और जी। कितनी मैंने वीडियोस देखी हैं, मोहसिन और मोहम्मद शमी, ये लोग काफी आपस में क्लोज हैं। और ये लोग साथ अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिसेस किया करते हैं वहां पे। मोहम्मद शमी रहते हैं, सोचिए इतना सब कुछ पैसे वैसे मिलने के बावजूद भी वो मुरादाबाद में वहीं पे रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं। और वहां पे वो सुबह सुबह उठ के सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, मोहसिन और ये बॉलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, आपस में गेंदबाजी करते हैं। तो आप ये देखो, सबसे ज्यादा सीनियर, सबसे ज्यादा एज में बड़े, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए कितने किफायती साबित हुए। और साथ ही साथ में एक काबिले तारीफ और है मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा कितना सुंदर निखर के आए यस, आई वाज गुजरात। अबाउट टू रेफर हिम, मतलब ही इज 34 इयर्स ऑफ एज, और वो भी एग्जैक्टली। अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं टू स्टे मोटिवेटेड। कई सालों से आप खेले नहीं हो, उन्होंने भी अच्छा किया है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपके बिल्कुल। जेनेटिक्स कैसे हैं, आपका एक्शन कैसा है, काफी सारी चीजें हैं। द थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब मुझे बड़ी अजीब लगती है कि दीपक चहर मतलब किस तरीके से बार बार इंजर्ड हो जाते हैं। या तो वो काफी ज्यादा, इवन वॉशिंगटन सुंदर, उनको तो फ्रीक इंजरी भी हो जाती है, कभी उनकी उंगली चिटक जाती है, कभी उनके हाथों में टाके लग जाते हैं, कभी कोविड हो जाता है। तो वो सारी चीजें मिला के देखो तो लगता है कि काफी लंबे समय से इंजर्ड है, बट दोज आर फ्रीक इंजरीज, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके बॉल लग जाता है, वेबिंग आपकी फट जाती है, 5 टाके आपको लगते हैं, तो फिर आप उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब कोविड हो जाता है तो आप उसमें क्या ही करोगे। बट यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन ये जानना चाहूंगा कि अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, क्योंकि बुमराह का तो बताया जा रहा है कि शायद आयरलैंड सीरीज से ही वो आ जाएंगे, लेकिन श्रेयस और केएल, दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके, जिनके अलावा आपके मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ये दोनों प्लेयर एशिया कप में भी फिट नहीं होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनको सीधे वर्ल्ड कप में लेकर के जाना चाहिए? और अगर आपके पास कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन हो इनकी किसी फ्रेंचाइजी से, स्पेशली फ्रॉम दी LSG फ्रेंचाइजी, तो वो भी आप प्लीज शेयर करिएगा।
जी, मैं बिल्कुल बताऊँगी अगर मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है सुफियान। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया गेम्स हो, आप अपने सबसे जो मज़बूत खिलाड़ी हैं, आप उन्हीं को आगे ले जाना चाहते हो, उन्हीं को जो है आगे खड़ा करना चाहते हो। मुझे समहाउ लगता है कि श्रेयस अय्यर का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाइम पे अगर आप देखो तो। क्योंकि एक तो सबसे पहले केएल राहुल का फॉर्म जो है वो फिट होके भी डगमगाया हुआ है। आप जब वो एलएसजी में जो भी उनको इंजरी आई उसकी वजह से उन्होंने हाल ही के मतलब पहले के मैचेस खेले, आखिरी के मैचेस भी उन्होंने नहीं खेले थे केएल राहुल का, अगर आपको याद हो इंजरी के बाद 2 कंधों पे उनको ले जाया जा रहा यस था। यस। तो आप उसमें भी देखो केएल राहुल का किधर था फॉर्म? कहीं नहीं था। जब वो सही सलामत थे, जब वो एक टीम को लीड कर रहे थे कप्तान के तौर पे, तब भी उनका फॉर्म नहीं था। लेकिन श्रेयस अय्यर से उम्मीदें हैं, श्रेयस अय्यर पे आंखें वहां पे लगाई जाएंगी। केएल राहुल को तो काफी हद तक के बहुत बीसीसीआई अननेसेसरी बैकिंग भी देता है सुफियान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे, लेकिन ऑनेस्टली मेरे ये ऑनेस्ट ओपिनियन है कि केएल राहुल को बहुत अननेसेसरी बैकिंग भी मिलती है बहुत जगह पे। अनडाउटेडली ही इज अ क्लास अपार्ट प्लेयर। वो चलेंगे तो फिर वो चलेंगे। पंजाब उन पे पंजाब की फ्रेंचाइज बहुत सूट करी थी केएल राहुल पे। आप देखो हाईएस्ट रन गेटर थे पंजाब के वो। इतना उन्होंने जब आए तो इतनी सेंचुरी ये सब चीजें मार के जाते थे पंजाब के लिए, लेकिन जब से लखनऊ के लिए आए तब से हमने उनका वो कप्तान राहुल जैसा कोई फॉर्म नहीं देखा, और ना उसके बाद एक फॉर्म चला जिसमें आप 10 रन, 20 रन, 30 रन, 50 कभी रेयर आ गए तो आ गए, आप बना के आउट हो जा रहे हो। वो आपकी काबिले तारीफ नहीं। आप उस क्वालिटी के प्लेयर हो ही नहीं। अगर वो कोई दूसरा तीसरा प्लेयर आके 50 मार जाए तो आपको लगेगा अरे चलो अच्छा परफॉर्म किया। बट केएल राहुल 10 दिन में एक बार चलना, दिस इज नॉट केएल राहुल, दिस इज नॉट क्लास अपार्ट राहुल। तो बिना ऋषभ पंत के, ऋषभ पंत तो अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में रहेंगे नहीं, होपफुली वो आईपीएल 2024 तक फिट हो जाए तो वही बड़ी बात होगी, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप भी है। तो केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर देखा जा रहा था। और श्रेयस अय्यर के बारे में आई टोटली सेकेंड यू ऑन दैट कि श्रेयस अय्यर के साथ एक तो आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके देखो आप टेम्परामेंट पर भी सवाल है, उनकी स्किल पर कोई सवाल नहीं है, उनकी फॉर्म पर भी कोई सवाल नहीं रहेगा होपफुली जब तक वर्ल्ड कप आएगा। विराट कोहली ऑलरेडी वनडे में इस साल उन्होंने अच्छा किया ही हुआ है, एक आध सेंचुरी उन्होंने भी लगाई। बट जो टेम्परामेंट है वो शायद श्रेयस अय्यर थोड़ा सा ज्यादा बेटर शो कर सकते हैं। अगर आप मान लो 25 पे 2 हो गए या 35 पे 2 हो गए, फिर श्रेयस अय्यर आ रहे हैं इन नॉकआउट गेम, तो मेरे ख्याल से वो टेम्परामेंट उनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। भले ही थोड़ी सी स्किल कम हो, जो उनकी शॉर्ट बॉल पे बात होती है, स्विंग पे बात होती है, बट यह शोन इन दी ओडीआई फॉर्मेट खास करके कि उनके अंदर वो टेम्परामेंट है चीजें संभालने का, वहां से निकलने का, फिर बड़ी हिटें लगाने का। बट केएल अगर नहीं होते हैं, और श्रेयस को तो चलो मैं कहता हूं कि अगर श्रेयस नहीं होते हैं तो फिर भी आप किसी की तरफ देख सकते हो, बट अगर केएल नहीं होते हैं तो क्या आप संजू सैमसन को प्रेफर करोगे एज अ कीपर, या फिर ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खिलाने का फैसला सही हंड्रेड रहेगा? परसेंट संजू को करूंगी। 100% संजू को करूंगी। आप क्यों नहीं करोगे? आप एक रीजन बताओ संजू को ना करने। ही इज बीइंग कंसिस्टेंट। आईपीएल में उनके बारे में चर्चा होती थी कि कंसिस्टेंट नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। कभी आते हैं चल गए तो चल गए, 100 मार दिए तो मार दिए, फिर नहीं दिखते। आपने अभी हाल ही में उनके आईपीएल के देखे थे क्या? लवली परफॉर्मेंसेस राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स के द्वारा आई है। चाहे वो बटलर थे, चलो वो तो इंटरनेशनल रहे, यशस्वी जायसवाल, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस करी। संजू सैमसन आके पूरा तरीके से कप्तान का रोल निभाया, उनकी परफॉर्मेंस करी। मुझे राजस्थान की टीम आई स्वेयर ऐसी लग रही थी कि इस बार का टाइटल लेके जाएगी। देवर ऑलमोस्ट क्वालिफाइड, वो तो 5 मैच वो बैक टू बैक हारते चले गए। एक नो बॉल हो मुझे गई संदीप शर्मा की, उसमें हार हाँ, गए, जीत के हार गए। मतलब आप राजस्थान की टीम को देखो, आप राजस्थान की टीम को देख के कहो कि इनकी कमी क्या है। कमी है कहाँ? सिर्फ थोड़ा वीक डिपार्टमेंट ऑलराउंडर्स का लगा, वो रेयान पराग, देवदत्त पडिक्कल, ये सब लोग थोड़े फेल होते हुए नजर आए। उसके अलावा कहाँ आपको राजस्थान में कमी दिख रही है? बॉलर्स अश्विन, चाहल, बोल्ट,
और संदीप शर्मा। 2022 में आपने उनको ओडीआईस खिलाए थे संजू सैमसन को, तो उनका एवरेज भी बहुत अच्छा था और उन्होंने परफॉर्मेंस जिस भी अच्छी दी थी। मेरे ख्याल से वो लखनऊ में ही मैच हुआ था, एक रेन इफेक्टेड मैच तो था, जो वो अकेले बैटिंग कर रहे थे, वनडे मैच था जिसमें शिखर कैप्टेंसी कर रहे थे। उसके बाद आप बांग्लादेश जाते हो, बांग्लादेश में आपने उनको ड्रॉप कर दिया, बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट है, जबकि वो तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेले थे। उसके बाद सीधे आप ईशान किशन को वहां खेलने का मौका मिल गया एज अ बैकअप कीपर, उन्होंने 200 जड़ दिए जब रोहित की फ्रैक्चर हो गया था अंगूठे में, उन्होंने 200 मार दिया। अब संजू वहां से ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स से धीरे धीरे बाहर ही हो गए कि अब तो ईशान ने 200 मार दिया है, तो अब केएल हमारे फर्स्ट चॉइस कीपर हैं, ईशान हमारे 200 मार के आए हैं, तो हम संजू को कहाँ खिलाए। अरे आपने उनको बाहर ही क्यों किया था बांग्लादेश में, कि वो न्यूजीलैंड में गए हुए हैं तो बांग्लादेश कैसे भेज देंगे। आई मीन दीज आर वेरी सिली रीजंस टू ड्रॉप हिम। और अगर आपको नहीं खिलाना है, आप बोल दो कि ये हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम केएल को देख रहे हैं और ईशान को हम एज अ बैकअप कीपर इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ओपन भी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडर है। मतलब दीज आर द जेन्युइन रीजंस। तो हम कितने कीपर रखेंगे, तो हम समझते हैं कि चलो ठीक है, आप संजू को नहीं अभी कंसिडर कर पा रहे हो, यू हैव योर रीजंस। बट आप तो बोल रहे हो कि वो बांग्लादेश में नहीं जा सकते क्योंकि वो न्यूजीलैंड के थे, फ्लाइट बड़ी लंबी थी, तो हम वर्कलोड मैनेज कर रहे थे। आई मीन दीज आर वेरी सिली रीजंस। तो उसके बाद अब उनको मौका मिला है बिकॉज ऑब्वियसली केएल नहीं है। जब वनडे सीरीज होगी तो भी अभी ये भी देखना है कि उनको प्रेफरेंस मिलती है कि नहीं मिलती है ओवर ईशान किशन, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर वाला एक टैक्स उनके साथ है कि वो लेफ्ट हैंडर हैं, स्पिन को अच्छा हिट करते हैं, 200 लगा चुके हैं, उसके बाद 3 ही 4 वनडेज खेले हैं। तो देखना होगा कि संजू सैमसन को कितना मौका मिलता है। सीरीज को बिना भी सूफियान, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट करेबिया में जाके जो ये खेली जाएगी, इसमें काफी हद तक के प्लेयर्स को परखा जाए। इसमें काफी परफॉर्मेंसेस जज करी जाएंगी कि किसके किस लेवल पे हो रही हैं, क्योंकि अब आप देखो जो आईपीएल के बाद से जो निकल के आए हैं प्लेयर्स, जो कुछ सितारे उभर के आए हैं, वो भी अपना डेब्यू करेंगे। ठीक है, 2 मेडन कॉल्स आई हैं, वो लोग भी अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सीरीज है ना, ये काफी हद तक की आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगी कि अभी आने वाले जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, जो वर्ल्ड कप है और जो आने वाले आपके एशिया कप के गेम्स हैं, उनमें कौन से ऐसे दावेदार हो सकते हैं जो बीसीसीआई देखेगी आगे कंटिन्यू करने के, और कौन से ऐसे दावेदार हैं जहाँ पे इनका फुल स्टॉप लग जाएगा कि नहीं भाई, अब नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे, अब आई नहीं। थिंक आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, पहली बात तो क्योंकि ज्यादा आपने ओडीआई क्रिकेट खेला नहीं, और जब आप ओडीआई क्रिकेट खेलते थे तो आप शिखर धवन को कैप्टन बनाते थे बिकॉज आपके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहते थे, या तो वो रेस्ट कर रहे होते थे या किसी और टूर पे किसी और जगह पर होते थे, और आप एक ही टाइम पे तकरीबन सीरीज चलती थी, 5 दिन का 4 दिन का गैप होता था, तो ट्रैवलिंग वॉज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास देखो ऑप्शंस तो थे ही नहीं इस टाइम। और मैंने मतलब अगर मैं अपने पूरे होशो आवाज से बोलूं, तो जब मैं क्रिकेट समझने लगा था तो 2011 वर्ल्ड कप में बोलूंगा कि वहां पर मुझे ठीक ठाक आइडिया था कि हाँ ये टीम है, ये होता है क्रिकेट में, वो होता है। बिकॉज 2007 हो गया और 3 तो छोड़ ही दो, फिर 2007 हो गया, वहां पर भी इतनी अकल तो थी नहीं, और उस टाइम तो आपके प्लेयर्स भी इतने बड़े बड़े थे, तो आप किसको ही रिप्लेस करते, फिर आप ग्रुप से बाहर हो गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 3 वर्ल्ड कप्स जो मैंने देखे, आई हैव नेवर सीन इंडियन टीम सो अंडर प्रिपेयर्ड फॉर एनी वर्ल्ड कप। ओडीआई फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, टी20 में तो आप पीछे चल ही रहे हो 3-4 साल से, आप 2016 में भी बाकी टीम से पीछे ही थे और उसमें भी आप हारे थे। तो मैंने देखा है कि अभी एक ये भी खबर सुनने में आई थी, आई डोंट नो, मैं अभी हाल ही में क्रिकेट इतना फॉलो नहीं कर रही थी क्योंकि आईपीएल की वजह से काफी वो वहां पे बिजी रहे थे। बीच में एक खबर सुनाई आई थी कि पुजारा को भी अभी टेस्ट से ड्रॉप किया गया है या कुछ ऐसा, तो ऐसा भी सीन है कि पुजारा नहीं खेल रहे हैं। यस, पुजारा अब टेस्ट टीम में आपके साथ नहीं है, और उमेश यादव भी उस टेस्ट टीम में आपके साथ अब नहीं है। उमेश यादव का ये बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड है, और पुजारा को खैर अब उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को ऑफिशियली टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है इन द टेस्ट। और जहां तक वनडे की बात है, तो टेस्ट में तो देखो अब आप रीबिल्डिंग फेज में चल दिए हो। हालांकि आपने अब अजिंक्य रहाणे को दोबारा टेस्ट का वाइस कैप्टन बना दिया है, तो दैट इज समथिंग जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा सा मुश्किल है कॉम्प्रिहेंड करना, कि आपने उनको ड्रॉप किया, फिर एक मैच में आप उनको लेके आए और अब उनको आपने वाइस कैप्टन बना दिया है।
बट ओडीआई फॉर्मेट में तो देखो मिडिल ऑर्डर में आपके पास, टॉप ऑर्डर में फिर भी ऑप्शन है। मान लो टॉप ऑर्डर में कल को शुभमन गिल को कोई इंजरी हो जाती है या रोहित शर्मा थोड़ा अनफिट हो जाते हैं, वो नहीं खेल सकते, तो आप फिर भी दोबारा शिखर धवन के पास जा सकते हो। वहां पर फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है। अब मिडिल ऑर्डर में तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप किसको खिलाओगे? आप ऋषभ पंत थे, वो इंजर्ड हो चुके हैं, वो तो इस वर्ल्ड कप में उनका तो कोई चांस नहीं है। केएल एंड श्रेयस आर आल्सो इंजर्ड। तो ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खेलते हैं। तो अब आप नंबर 4 पर किसको खिलाओगे? अजिंक्य रहाणे को दोबारा आप वनडे में भी लेकर के आओगे? संजू सैमसन को तो आपने डिस्कार्ड कर दिया। ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, ये आपके ऑप्शंस हैं। या और कोई आपके पास ऑप्शंस है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव, मतलब एक ये है ना कि अगर आप एशिया कप तक फिट नहीं हो पाते, मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर आप एशिया कप में भी फिट नहीं हो तो आप बिना प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, चाहे आप केएल राहुल हो या श्रेयस अय्यर हो। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप नहीं खिलाओगे श्रेयस अय्यर को तो आप किसको खिलाओगे? संजू को? संजू ने कितना खेला है? और संजू को अगर आप वेस्ट इंडीज में भी नहीं खिलाते हो, 3 वनडेयर्स हैं वेस्ट इंडीज में, और वो तो वैसे भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं वेस्ट इंडीज, तो उनके सामने भी आप कितनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो? ये भी तो एक सवाल है। वो नीदरलैंड से हारे जा रहे हैं, स्कॉटलैंड से हारे जा रहे हैं, तो उनकी भी आप कितनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो? कुछ प्लेयर्स उनके अवेलेबल भी नहीं होंगे, वो एमएलसी खेलने जा रहे हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मेजर लीग क्रिकेट मेरे ख्याल से। हेटमायर को तो वो लोग खिला भी नहीं रहे थे। अकील हुसैन भी मेरे ख्याल से जा रहे हैं। और और कौन से, अरे 2-3 प्लेयर हैं उनके, वो सब जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। कितने इंडियन नाम है, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिला, आज वो मेजर लीग क्रिकेट जाके खेल रहे हैं। अगर आप नजर डालो, उन्मुख चंद है उनमें से एक है। तेजिंदर जी थे, वो यहाँ पे पंजाब से खेल रहे थे, वो अब मेजर लीग क्रिकेट में है। काफी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मुंबई इंडियंस ने अपनी वहां पे टीम ले ली है। तो आप ये देखो, यूएसए क्रिकेट भी आने वाले टाइम पे बहुत ग्रो हो रहा है। अभी यूएस क्रिकेट कुछ है नहीं, अभी ये लीग हाल ही की शुरू हुई है, ठीक है, लेकिन अभी यूएसए क्रिकेट है नहीं। आप आने वाले टाइम में देखना यूएसए क्रिकेट कितना बड़ा निकलेगा। ये ग्लोबल T20 कनाडा लीग, ये मेजर लीग क्रिकेट, माइनर लीग क्रिकेट, अभी देखिएगा ये कितने और आगे नाम। IL20 तो आ ही गया है, SA20 भी आ गया है। आई मीन सो मेनी लीग्स, और अगर सारी लीग कवर करने बैठ जाओ तो दिमाग का दही निकल जाए, अकेले कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहा है। बैश एक फेमस हुआ करती थी आईपीएल को छोड़ के, फिर पीएसएल हुआ करती थी। अब ये मेन 3 लीग्स होती थी, आईपीएल, बिग बैश और ये PSL। बीसीएल का अभी होते थे। CPL भी शुरू होने वाला है, करीबियन सीपीएल भी प्रीमियर लीग। वहां पर भी आपकी टीम्स हैं, आपकी बारबाडोस रॉयल्स है और ट्रिनिबैगो नाइट राइडर्स हैं, और तो काफी सारा। लेकिन लीग क्रिकेट तो फ्यूचर है। मैं वही कह रही हूँ कि अभी आप देखो कितनी ऐसी लीग्स आ रही है। मेजर लीग क्रिकेट आ गई, माइनर लीग क्रिकेट आ गई, लेजेंड्स लीग आ जाती है, फिर सेलिब्रिटी लीग आ जाती है। कितनी कितनी ऐसी लीग्स आ रही है, अबू धाबी T10 लीग आ जाएगी है। तो कितनी ऐसी लीग्स हैं जो आपके यहाँ पे खिलाई जा रही हैं। क्रिकेट को इतना महत्व दिया जा रहा है इंटरनेशनली, इंडिया में सब चीजें। और सोचिए सुफियान, इसके साथ कितने टैलेंट्स निखर के आते हैं, कितने टैलेंट जिनको सिर्फ इंडिया से मौका नहीं मिलता खेलने, वो बाहर भी ट्राई करते हैं। यूएसए में कितने ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जो हैं, ओमान क्रिकेट में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो सारी जगहों से आते हैं। ओमान क्रिकेट में आप सोचिए, सिर्फ सुफियान महमूद है जो वहाँ ओमान के क्रिकेटर खुद है। अदरवाइज पूरी टीम कहीं ना कहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी। बांग्लादेश, श्रीलंका। हाँ, यस। तो ये हालत है। तो इतने ग्रोइंग कंपटीशन के साथ, इतने ग्रोइंग लीग्स के साथ, बहुत जरूरी है हर एक प्लेयर को फिट रहना, अपनी पोजीशन से रखना। क्योंकि इतना कंपटीशन है, आप फॉर्म में नहीं रहोगे, आपको बीसीसीआई कब तक के सपोर्ट करेगी? आपने केएल राहुल की चर्चा करी, कब तक के बीसीसीआई आपको बैक करेगी? अगर आप स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे जो एसोसिएट नेशंस है, आप उनसे हारते रहोगे, तो आपकी इंडियन टीम का जो वर्चस्व है, जो प्रथम स्थान हर एक फॉर्मेट में इंडियन टीम का होता है, आज वो गिर जाएगा। आपको आज बीसीसीआई आईसीसी को डोमिनेट इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हैं। आज बीसीसीआई आईसीसी को इसलिए भी कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है क्योंकि बीसीसीआई के पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस की व्यूअरशिप है और सपोर्ट है। इसी वजह से उनका मॉनेटरी
जो पावर है बीसीसीआई की वो इतनी हाई है कि वो आईसीसी को डोमिनेट कर रही है इस टाइम पे। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि आपके पास स्टार प्लेयर्स हैं, इट इज बिकॉज कि जनता इतनी इन्वॉल्व है यहाँ पे क्रिकेट में कि उनको स्टार प्लेयर हम जैसे लोगों ने बना दिया है। तो जब तक कि आप वो स्टेटस नहीं मेंटेन करोगे, धीरे धीरे आपके पास स्पॉन्सरशिप, धीरे धीरे वो वर्चस्व आपका गिरता रहेगा। और आप देखो क्रिकेट के, हालांकि क्रिकेट में बहुत स्कोप है सुफियान, लेकिन अभी आप हाल ही में देखो बहुत रेज आया है ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी, ग्लोबल चेस लीग भी आ गई है ना। अगर आप देखो फुटबॉल अभी भी अभी आ गई। इधर बहुत बात हो रही है, सैफ कप हाँ की, जो इंडिया ने कुवैत को हराया। और आई ऑल्सो थिंक, जानवी मैं एक बात बताता हूँ, आई थिंक एमएमए ऑल्सो हैज अ फ्यूचर। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एमएमए राइट नाउ। एमएमए मैं तो सोच रहा हूँ स्विच करने की, मैंने 2-3 वीडियो डाली भी थी लेकिन वो चली नहीं। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ स्विच करने की, बिकॉज क्रिकेट तो ठीक है, देखिए वो तो सोते से उठ के भी हम लोग कवर कर सकते हैं बिकॉज इतना टाइम दिया। लेकिन मैंने सुरभि से ये सवाल पूछा था कि आपने जब फुटबॉल भी उन्होंने जब कवर किया था फीफा वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने बोला कि पहले मैंने सीखा, थोड़ा समझा, थोड़ा देखा, देखते देखते मजा आने लगा। जब मजा आने लगेगा स्पोर्ट को, तो अगर आप एंजॉय नहीं करोगे, स्पोर्ट ऐसी चीज है, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो नहीं कि आप कुछ फॉर्मूले सीख लोगे या कुछ अकाउंटिंग सीख लोगे और आप करने लगोगे। जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, आप स्पोर्ट देख ही नहीं सकते। चाहे आप कितना भी उसको समझने वाले आर्टिकल्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप स्पोर्ट को एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ढल नहीं पाओगे खुद को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दी वेरी नियर फ्यूचर एमएमए आल्सो हैज सम स्कोप इन इंडिया। व्हाट डू यू थिंक? है। पंजाब लीग के शेयर्स कितने सेलिब्रिटीज ने इस बार खरीदे हैं आपके देखो। और वो तो प्रो कबड्डी। वो कबड्डी है, ग्लोबल चेस लीग आ गई है, दुबई पे इतने बड़े लेवल पे चेस लीग हुई है। तो आप ये देखो कि धीरे धीरे नीरज चोपड़ा को कितनी स्पॉन्सरशिप्स मिली, जेएसडब्ल्यू से मैनेज हुए, कितनी स्पॉन्सरशिप मिली। तो एक कहीं ना कहीं अलग लेवल की सब चीजें बढ़ती जा रही है, होती जा रही है सुफियान, धीरे धीरे। एंड आई फील आने वाले टाइम पे अगर बीसीसी देखो, बीसीसीआई क्यों इम्पैक्ट रूल, नए रूल्स लेके आ रहा है, क्यों इंटरेस्टिंग बना रहा है। अभी नए इनका जो अभी एजीएम मीटिंग हुई है, उसमें ये आया है कि किसका बता रहे थे, दुलीप ट्रॉफी का बता रहे थे, किसका बता रहे थे, सैयद मुश्ताक मुश्ताक अली अली का। का, नहीं दोनों मुश्ताक अली का। बता रहे थे कि उसमें भी इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो लागू हो जाएगा। उसमें इम्पैक्ट प्लेयर लास्ट ईयर था, लेकिन पहले क्या था कि इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में ये था कि आपको 14th ओवर से पहले लेना था। फिर है आईपीएल अब। जब आया तो इन्होंने कर दिया। हाँ, अब उन्होंने वो रूल हटा दिया। तो देखिए ये ना, ये बिग बैश के कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं, इम्पैक्ट वाला जो था कॉन्सेप्ट है ना, ये सब बिग बैश का था। बिग बैश से ये आईपीएल में आया, आईपीएल से अब देखिए घरेलू फॉर्मेट में आ गया, डोमेस्टिक सर्किट में आप देख रहे हो कि ये सारे फॉर्मेट्स लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इवॉल्व करना चाह रही है बीसीसीआई, क्योंकि ऐसी नीड लग रही है कि अब जो है स्पोर्ट को इवॉल्व करना चाहिए। अब जो है क्रिकेट को नया रूप देना चाहिए। T20 से T10 आ गई, ठीक है। तो अब चीजें हो रही हैं, अब इवॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है प्लेयर्स को भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का। क्योंकि आप जब तक वो स्टैंडर्ड, वो चीजें नहीं मेंटेन करोगे, बहुत मुश्किल है आने वाले टाइम पे इतने ग्रोइंग कंपटीशन के साथ। आप एसोसिएट नेशंस को नहीं छोटा कह सकते, अफगानिस्तान एसोसिएट से मेन नेशन में आ गया भाई। वो कहाँ एसोसिएट हुआ करता था, अब अफगानिस्तान के आप प्लेयर्स देखिए, कितने क्या प्लेयर्स, क्या बॉलर्स निकल के आते हैं वहां पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान से, राइट। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी अब देश को छोटा नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो हैवी है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। नहीं, अब आप समझो इंडिया को, ठीक है इंडिया होगा हुआ क्रिकेट में, लेकिन आपको अब वो प्लेयर्स को बहुत जरूरी है, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वो जिसकी वजह से वो इंडिया हुआ माना जाता राइट। तो उसके बाद जैसे इंडियन टीम अभी आपकी वर्ल्ड कप खेलेगी, और उसके बाद हम एक बार फिर से बिजी हो जाएंगे आईपीएल के रिटेंशंस प्लेयर्स, रिलीज प्लेयर्स, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो आप इंडिया को पे फोकस रखता है मेन, मतलब मेरा तो इंडियन क्रिकेट पे फोकस रहता है। तो एक टीम कवर करना इट्स इजी, क्योंकि आप एक मैच खेलते हो, दूसरी चीज भी कवर करते हैं बट उसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाना पड़ता। आईपीएल में क्या होता है, आपकी 10 टीम्स हो गई हैं,
तो अब आपके 10 टीम्स हैं, एक एक टीम को आप पकड़ रहे हो, एक एक टीम को एनालाइज कर रहे हो, एक एक टीम को देख रहे हो, उसके बाद ये सब करना पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल यह है जानवी कि आपका स्पोर्ट्स, क्योंकि आपसे ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि वाई स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी आपसे पूछते हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते थे, आपकी मदर ऑब्वियसली इन्वॉल्व है काफी चीजों में, हम लोग से भी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी सोशल मीडिया पर। तो आप ऑब्वियसली कोई दूसरा करियर पाथ चुन सकती थी, यू हैव बीन टू लंदन एज वेल, ऑस्ट्रेलिया एज वेल, वहां पर भी आप रही हैं, तो व्हाई यू चोज टू स्ट्रगल इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म खास करके? सुफियान, मैं आपको बताऊं, मेरे मदर के पास ग्लैमर इंडस्ट्री में पूरा बना बनाया हुआ बिजनेस है, विच यस। आई कुड हैव इजीली टेकन ओवर। ठीक है, एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे सारे लोग कनेक्शन में थे, एवरीवन न्यू मी। बट मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जब चूज किया, जब मुझे इस पे दिलचस्पी आई, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जब मैं इसमें इन्वॉल्व होने लगी, मैं एक मकसद के साथ इसमें इन्वॉल्व हुई। और वो मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे अपने लिए शोहरत या पैसे कमाने। मेरा मुकाम, मेरा रीजन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आने का सिर्फ एक बेसिक है, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आज टचवुड भगवान की दया से मेरे पास बैकिंग है फाइनेंशियली, कि मेरे पास ए प्लान नहीं काम किया तो मेरे पास बी प्लान है। बट कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है और उनको स्पोर्ट्स में आना होता है। और स्पोर्ट्स सिर्फ खेलने का नहीं होता, स्पोर्ट्स में बहुत ऐसी जॉब्स हैं जो लोगों को अभी पता भी नहीं। स्पोर्ट्स में बिल्कुल राइट। डेजिग्नेशंस की अवेयरनेस नहीं है कि ये भी पोस्ट है वो भी पोस्ट है। जब आप इन सब से बिना अवेयरनेस के साथ, आप अपने इंटरेस्ट के साथ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जैसा करियर आप चूज कर रहे हो, और स्पेशली लड़कियां, मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए एक वो प्लेटफॉर्म दे सकूं, उनके लिए वो एक जरिया, एक रास्ता बना सकूं जो एक्सप्लॉइटिव ना हो, जिनके आगे उनको किसी के आगे झुकना ना पड़े, जिनको उनके ना किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़े कि मुझे काम दे दो, मुझे ये दे दो। तो मैं उनके लिए एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रही हूँ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, कि भले ही मेरे को वो मुकाम खुदा ना खास्ता हासिल ना हो, लेकिन अगर मैं उनको दे सकूं, अगर मैं इंडस्ट्री में आके चार लोगों के कनेक्शंस उनको पास ऑन कर सकूं, कि उनकी हेल्प हो जाए या उनको उनकी जिंदगी में कुछ मैं वैल्यूज ऐड कर सकूं, तो उस दिन वो दैट विल बी द रियल सक्सेस टू मी एंड दैट विल बी द रियल अचीवमेंट। ये मेरा मेन मकसद है। तो दैट तो इज द अभी रीजन। अभी कितने साल हो गए आपको ये अपना गोल परस्यू करते हुए? मेरे ख्याल से 3 साल। 5 साल। 5 साल। पांच जी। साल हो गए आपको परस्यू करते हुए, और आप मतलब हर जगह आपका अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे, तो आपने रेडियो के साथ भी काम किया है। और एक बार आप बताइए आपने किस किस मेजर पब्लिकेशंस या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है? मैं सबसे पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स है, वो हाँ, तो नंबर मैं 1 पे होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है। मैंने एज अ पैनलिस्ट राजस्थान रॉयल्स के लिए किया है, मुंबई इंडियंस के लाइव पे मैं एज अ पैनलिस्ट जाती हूँ। फैंस इंडिया के लिए काम किया है, भारत आर्मी के लिए काम किया है, क्रिक ट्रैकर के लिए काम कर रखा है। फिर जिनका स्पोर्ट्स यारी था, उनका नया चैनल तूफान स्पोर्ट्स के नाम से खुला था, मैंने उनके लिए हाल ही में ही काम किया था, उनके लिए कुछ शोज किए थे, मैंने उनके साथ काम किया। एनडीटीवी के साथ किया है, एबीपी न्यूज के साथ काम कर रखा है, तो उनके साथ भी है। फिर मैंने ग्लांस मीडिया के साथ काम किया था, जिसमें रणविजय सिंह थे, मंदिरा बेदी थी, हम्म। साइरस जो बिग बॉस में आ रहे हैं वो थे। तो मैंने इन सेलिब्रिटीज के इर्द गिर्द भी काम किया है। रणजी ट्रॉफी के लिए काम कर रखा है, यूपीसीए के जितने भी मैचेस थे वो शूट किए हैं, फोटोग्राफी में उनके लिए काम किया है। इंडिया साउथ अफ्रीका के मैचेस शूट कर रखे हैं जो लखनऊ में हुए थे, तो वो शूट कर रखे हैं। तो मैंने इन जनरल क्रिकेट के, आप देखो तो बहुत बहुत ही मतलब अंदर में घुसी हुई हूँ। ऑलमोस्ट सबके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है मेरा, कहीं ना कहीं सारे नामी सोशल मीडिया पेजेस हो गए, अब तो आईपीएल भी मिल गया उनके साथ, तो इनके साथ काम रहा है मेरा। तो अभी आपकी एक जैसे होती है ड्रीम जॉब, जैसे आपने जतिन सप्रू के साथ शोज किए हैं, यू ऑब्वियसली आर वेरी फॉन्ड ऑफ मयंती लैंगर एज वेल। तो अगर आपका इस समय ब्रॉडकास्ट में अगर मैं कहूँ तो एज अ एक ड्रीम जॉब क्या है आपकी? मुझे सर, मेरा मेन गोल जो इस टाइम पे है वो, यस, दैट मेन गोल। हाँ, जो मेन गोल है वो मेरा दो है। अच्छा। नंबर वन, इट इज क्रैकिंग स्टार स्पोर्ट्स। ओके।
one of my major goals. And Mayanti Langer या जतिन सप्रू, they are like idols to me. उनके साथ presenting करना, that is one goal. If not that, I want to be head of digital and media for BCCI. That is my second designation which I aimed for. और अभी इस टाइम पे वो दो लोग हैं, एक है रजल अरोड़ा, राजलक्ष्मी अरोड़ा, और दूसरे हैं मौलिन पाल। आप इन दोनों की अगर प्रोफाइल सर्च करें, दे आर हेड एंड डिजिटल मीडिया के हेड्स हैं बीसीसीआई के लिए। एंड उनका ना बड़ा जो जॉब रोल है, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। तो मेरा जो है ये दो ड्रीम्स, मतलब ये दो गोल्स हैं। मेरा सपना है या तो मैं प्रेजेंटिंग में स्टार स्पोर्ट्स में निकल जाऊं, और अगर मुझे मीडिया कंटेंट में निकलना है, so my main aim is to become the head of media and content for BCCI. ओके, आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स तो मतलब ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग आपके दो गोल्स हैं। पहला तो आई थिंक इज रिलेटिवली, अगर अभी आप परस्यू करो तो मतलब दूसरे, आपका जो दूसरा ड्रीम है उसके लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा या मिलना चाहिए भी। अगर हम लोग न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचे भी तो जो लोग वहां पर हैं उन्होंने सालों साल काम किया हुआ है। अच्छा, अब एक सवाल है जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, और आई हैव सीन कि बहुत सारे लोगों ने आपसे अलग अलग टाइम पर पूछा हुआ है, यू हैव ऑब्वियसली शेयर्ड इट। तो पहला सवाल यह है, विल जानवी एवर डेट अ क्रिकेटर एंड हैज शी एवर डेटेड अ क्रिकेटर इन द पास्ट? सुफियान, ये सवाल जो है मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, और मुझे हर जगह से ये मिलता है दैट आर यू इन्वॉल्व विद अ क्रिकेटर, आर यू डेटिंग अ क्रिकेटर, आपसे कौन फ्लर्ट करता है, क्या नहीं करता। मेरा बस एक ही जवाब है इसके लिए, मैं कभी भी लाइफ में, ये मेरा स्टेटमेंट आप चाहे नोट करने रिकॉर्ड करने, आई विल नेवर मैरी अ क्रिकेटर, दैट इज फॉर श्योर। ना मैं डेट करूंगी और ना मेरी शादी होगी किसी क्रिकेटर से, बिकॉज देर इज अ रीजन टू इट। व्हेन यू वर्क इन द इंडस्ट्री, आपकी एक तो सबसे पहले एक तो प्रोफेशनल रैपो क्रिएट हो जाता है। आप प्रोफेशनल रैपो से हट के, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको उनसे थोड़ा प्रोफेशनल से हट के पर्सनल भी होना है, दैट इज योर चॉइस। बट जब आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो ना, यू रियलाइज अ लॉट ऑफ इनसाइडर्स ऑल्सो विच आई मे नॉट शेयर ऑन स्क्रीन, या मैं बता नहीं सकती कि किन किन चीजों की मैं इन डिटेल बात कर रही हूँ। मगर जैसे जैसे आपको इस ग्लैमर इंडस्ट्री की हकीकत पता लगती है ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यू बेटर ऑफ दिस ग्लैमर इंडस्ट्री। आप काम काम करो करो घर उसमें, जाओ। करो उसमें और घर जाओ अपने। इन्वॉल्वमेंट लाइफ टाइम 24 घंटे वाला किसी के साथ, दैट इज समथिंग, यू नो, आप पीस प्रेफर करोगे ओवर ग्लैमर। एंड मेरे लिए यही है, बहुत मे बी मॉडल्स एक्ट्रेसेस के लिए वो ग्लैमर की वजह से वो कर लेती हूँ क्रिकेटर्स के साथ, बट फॉर मी पर्सनली पीस मैटर्स द मोस्ट। एंड वो मुझे पता है कि नहीं होने वाली उन लोगों के साथ, सो बेटर है कि यू नो इन्वॉल्वमेंट अपना प्रोफेशनल से ऊपर कुछ ना रखें। तो ये तो आपने बताया नहीं कि क्या कोई क्रिकेटर्स फ्लर्ट, अब जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल या इंडियन टीम या ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स हों। आप तो जूनियर लेवल पर भी आपने काम किया है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है? इफ यू मतलब अगर शेयर ना भी करना चाहें तो येस और नो में भी आप जवाब दे सकते हो। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स है सुफियान। इंटरनेशनल पे भी है, जूनियर पे भी है, हर जगह ही है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये सब बातें ऑब्वियसली अभी तो इस इंडस्ट्री में काम करना है, इसलिए टाइट लिफ्ट। आई थिंक यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द लाइन कि कहाँ तक आप मतलब कहाँ पर आप देख रहे हो। ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं, जैसे हम लोग ने मयंती के बारे में बात की, शी हैज ऑब्वियसली मैरिड स्टुअर्ट बिनी, एंड बुमराह हैज मैं ऑब्वियसली मैरिड संजना। इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी बात पे। और मैं हमेशा ये, मेरा ना दिल में बात जो है किसी की घर करी हुई थी। जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी ना अपने करियर की, तब मैंने रूपा रमानी जी हैं, वो अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की हैं। शी वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, शी वॉज वर्किंग विद चेन्नई सुपर किंग्स, फिर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के साथ भी वो काम करती हैं। बहुत अच्छी पोजीशन पे वो है अभी इस टाइम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था, मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि एज अ फीमेल क्या दिक्कतें होती हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जब आप जाते हो। और मैं उस टाइम बड़ी नहीं थी, ठीक है, आई वॉज वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री। तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी
एंड मुझे उनके वो सेंटेंस अभी तक के घर करा हुआ है दिल में। उन्होंने मेरे से कहा था, जब आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एंटर करोगे ना जानवी, आप रियलाइज करोगे देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे पीपल विल नॉट लाइक यू व्हेन यू विल से नो, बट दे विल रिस्पेक्ट यू। तो उनकी ये बात ना बहुत ज्यादा एक वैल्यूबल, कहते हैं ना कि अब कोई लफ्ज जब आप किसी की सुनते हो आपके वो हिट कर जाते हैं, वो मुझे उनकी बात हिट करी थी। उन्होंने मुझे समझाया था, जब तुम नहीं बोलना सीख जाओगी ना इंडस्ट्री में, व्हेन स्ट्रेट अवे यू से नो फॉर थिंग, नॉट मेनी पीपल विल लाइक यू बिकॉज यू आर सो ब्लंट, यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम मना कर दे रही हो चीजों को, बट इन द एंड ऑफ द डे देयर विल बी अ, कि और आप उन्हीं अपने की बात। पर्सनल बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखते हो, सो एक बैक एंड से थोड़ा सा ट्रस्ट भी डेवलप होता है कि ठीक है, दे नो देयर बाउंड्रीज एंड दे नो कि किस समय क्या करना है, दे आर सेल्फ अवेयर। बिल्कुल। और मैं उनकी ये बात ना हमेशा बाकी लड़कियों से भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब नए नए आप आते हो ना, आपको लगता है अरे सब ग्लैमर है, ब्लू टिक वाले मैसेज कर रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, सबको अच्छा लगता है। एनी गर्ल ऑब्वियसली। विल लाइक cricketers approaching them and showing a flashy glamoury side, but you should know how to say no at times, especially when you are in this industry, when you're working for this industry, especially then. और जब आप नए हो, मतलब अगर आपने एक अपना ऑरा डेवलप कर लिया, आप 10 साल से हो, आपने अगर 20 पे स्टार्ट किया तो नाउ यू आर 30, ऑब्वियसली यू आर लॉट मोर मेच्योर, और अपने डिसीजन लेने के लिए भी यू आर लॉट मोर मेच्योर। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने बताया। सो 1 घंटा हो गया जानवी, आई थिंक अब तक सारे सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि कौन फ्लर्ट करता है, कौन डेट करता है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कैसे शुरुआत हुई, ऑब्वियसली पर्सनल एस्पेक्ट भी डिस्कस हो गया, एंड आईपीएल भी डिस्कस हो गया। ऑब्वियसली जानवी ने अभी ये नहीं बताया है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्या कर रही है, तो उसके लिए आपको उनके सोशल मीडिया पर देखना पड़ेगा। शी ऑब्वियसली हैज अ यूट्यूब चैनल, और उस पर हम भी कई बार जा चुके हैं। ऑब्वियसली जब आईपीएल आएगा तो एक बार फिर से अब के कुछ अलग डिफरेंट करेंगे। आई थिंक वी हैव टू मीट इन पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक शहर में रह करके स्ट्रीम यार्ड यूज करना इज आई डोंट थिंक वेरी गुड आइडिया। और उसके बाद आई थिंक वर्ल्ड कप जब हो जाएगा उसके बाद कुछ देखते हैं। आई डोंट थिंक कि अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। सो होपफुली वर्ल्ड कप से पहले या फिर वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक कि कुछ बढ़िया करना होगा और कुछ साथ में करेंगे कुछ अच्छा सा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। 1 घंटा पूरा हो चुका है, सो अब जानवी को जाने देते हैं, काफी टाइम भी हो गया है। एंड ऑब्वियसली इफ यू लाइक द डिस्कशन, if you like the show, make sure you click on the subscribe button, press the bell notification, and follow Janvi on Instagram, Twitter, and on LinkedIn पे आप इनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो अगर आपको प्रोफेशनल काम है तो। और अगर सिर्फ आपको वीडियोस देखनी है तो आप देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पर भी। एनी क्लोजिंग कमेंट्स जानवी, एनीथिंग यू लाइक टू से नाउ? सुफियान, इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट, एंड सबसे अच्छी बात तो ये लगती है हम लोग एक ही शहर से हैं। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि अब जो है स्ट्रीमयार्ड की करियर नहीं, अब नेक्स्ट टाइम अगर हम दोनों साथ दिखेंगे तो लाइव साथ दिखेंगे, एंड कुछ ना कुछ प्लान आउट करेंगे और एक अच्छा नया कंटेंट, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम दोनों लखनऊ की जनता के लिए, पर सभी लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे साथ में। And it is always good to connect, Sufyan. And thank you so much for calling on your show. थैंक यू जानवी। सो स्टे ट्यून, और क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके लिए ऑब्वियसली आने ही वाला है, और भी गेस्ट आएंगे, अब तो जानवी से भी बात लगातार होती रहेगी। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।